नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज की वीडियो में यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1.3 रीतिकाल का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसके बारे में जानेंगे। बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। रीतिकाल का प्रारंभ मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के बाद हुआ, जिस काल में रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात 1643 ईस्वी में। उस समय भारत में शाहजहां का व्यवस्थित शासन था। तो यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि जो रीतिकाल था ये तब शुरू हुआ जब मुगलों का राज पूरी तरह भारत में जम गया था। और ये कब की बात है? ये साल 1643 के आसपास की बात है। तभी से जो है रीतिकाल की शुरुआत हुई। तब भारत पर शाहजहां का राज था और सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से उस समय जो है चल रहा था। मुगल साम्राज्य का समय 1526 से 1857 ईस्वी तक चल रहा था। शाहजहां के बाद 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा। यहाँ पे हमें मुगल काल के बारे में बताया कि जो मुगल काल है वो भारत में बहुत लंबे समय से चल रहा था। और वो लंबा समय जो था उसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो था 1526 से 1857 का। ठीक है, इसमें क्या हुआ? शाहजहां के बाद गद्दी पर औरंगजेब बैठा, जिसने 1707 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि कुल 50 सालों तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद राजनीतिक रूप से मुगल शासन कमज़ोर पड़ने लगा। जल्दी जल्दी बादशाहों में परिवर्तन होने लगा। नई स्थानीय शक्तियों का उभार हुआ। मराठों और अकाली आंदोलन से मुगल शासन जो है वो कमज़ोर होने लगा। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब के जाने के बाद जो राजनीति थी वो बहुत बिगड़ने लगी थी। कोई भी राजा टिक कर राज नहीं कर पा रहा था और जो राजा था वो बार बार लगातार बदल रहा था। इस बीच क्या हुआ? इसी बीच हमें मराठा और अकाली जैसी जो नई ताकतें हैं वो देखने को मिली, जिसने मुगल शासकों की पकड़ जो है वो ढीली कर दी। अंत में बहादुर शाह जफर सिर्फ दिल्ली तक का शासन रह गया था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के शासन का अंत कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि जो आखिरी मुगल राजा था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गया था। और अंत में क्या हुआ? अंत में अंग्रेजों ने इसे हटाकर जो है मुगल राज पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और ये बात थी 14 सितंबर 1857 की। दिल्ली की केंद्रीय सरकार के कमज़ोर पड़ने पर कई शक्तिशाली सामंतों का उदय हुआ। उन्होंने दरबार की केंद्रीय परंपरा के अनुरूप अपने अपने राज्य में भी दरबार सजाना शुरू कर दिया। इन दरबारों में भी कवियों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। अब जब दिल्ली की जो मुख्य सरकार थी वो हो गई कमज़ोर, तो जो छोटे छोटे इलाकों के ज़मींदार थे और जो सामंत थे वो धीरे धीरे ताकतवर होने लगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो दिल्ली के राजा थे उन्हीं की तरह अपने खुद के दरबार सजाने शुरू कर दिए थे। और जैसे बड़े राजा या अपने यहाँ के कवि रखते थे, उन्हीं छोटे छोटे राजाओं ने भी अपने दरबारों में उन्हीं की तरह कवि को रखना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो रीतिकाल था इसमें दरबारी कविता का विकास शुरू हुआ। आगे देखते हैं। राज दरबार की यह परंपरा मुस्लिम शासन की देन नहीं थी। मुस्लिम शासन से पूर्व भी भारत में राज दरबार हुआ करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राजशेखर के मत को उद्धृत किया है, जिसमें राजशेखर ने दरबार का आदर्श स्वरूप वर्णित किया है। अब हम जो लोग हैं वो अक्सर ये मानते हैं कि ये जो दरबार लगने की परंपरा थी ये मुगलों से या फिर मुस्लिम शासकों से आई थी, लेकिन ऐसा हम गलत समझते हैं, क्योंकि ये जो परंपरा थी ये भारत में मुस्लिम शासन आने से बहुत पहले से ही राजाओं के शानदार दरबारों में हुआ करते थे। और ये जो परंपरा थी ये भारत की प्राचीन परंपरा का ही हिस्सा है। इस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी साहित्य जो है इसके जो महान विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने एक पुराने कवि का जिक्र किया जिसका नाम है राजशेखर। और राजशेखर ने बताया कि एक जो आदर्श दरबार होता है वो कैसा होना चाहिए और राजा को साहित्य के लिए क्या करना चाहिए, ये हमें बताया राजशेखर ने। इसमें राजशेखर कहते हैं कि राजा का जो कर्तव्य है वो होना चाहिए कि कवियों की सभाओं का आयोजन करे, उनके लिए एक सभा मंडप बनवाना चाहिए जिसमें जो है 16 खंबे, 4 द्वार और 8 अटारियाँ हो, और राजा का क्रीड़ागृह जो है इससे सजा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे राजशेखर ने क्या बताया? जो राजशेखर थे उनका मानना था कि एक जो अच्छा राजा होता है उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो कवियों की सभाएं बुलाया करे
और उन्होंने इसकी बनावट भी बताई कि वो सभा कैसी होनी चाहिए। तो राजशेखर ने बताया कि एक तो बड़ा सा हॉल होना चाहिए जिसे उन्होंने मंडप कहा। फिर उसने बताया कि इस मंडप में या इस हॉल में जो है 16 खंभे होने चाहिए, फिर 4 बड़े दरवाजे और 8 बालकनियाँ यानी कि अटारियाँ होनी चाहिए। साथ ही राजा का जो मनोरंजन कक्ष है यानी कि क्रीड़ागृह, ठीक है, इस सभा मंडप के बिल्कुल पास होना चाहिए ताकि जो साहित्य और मनोरंजन है ये दोनों साथ साथ चल सके। आगे इन्होंने क्या बताया, 4 खंभों को छोड़कर हाथ भर ऊंचा एक चबूतरा होगा और उसके ऊपर एक मणि जड़ित वेदिका। इसी वेदिका पर राजा का आसन होगा। उसके उत्तर की ओर संस्कृत भाषा के कवि बैठेंगे। यदि एक ही आदमी कई भाषाओं में कविता करता हो तो जिस भाषा में वह अधिक प्रवीण हो उसी भाषा का कवि माना जाएगा। जो कई भाषाओं में बराबर प्रवीण है वह उठ उठकर जहाँ चाहे बैठ सकता है। अब आगे राजशेखर ने बताया कि दरबार में जो ये बनावट थी इसमें बीचों बीच एक बहुत ऊंचा चबूतरा होगा जिस पर सबसे कीमती रत्नों से जड़ी हुई छोटी छोटी वेदिकाएं होगी। इसी पर जो है राजा बैठेगा और जहाँ राजा बैठेगा उनके बैठने की दिशा के हिसाब से जो उत्तर दिशा होगी उसमें संस्कृत के कवियों को बैठने के लिए उन्होंने जगह दी, वो जगह संस्कृत के कवियों की। फिर आगे वो एक नियम और बताते हैं कि अगर कोई कवि ऐसा है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है तो उसे उस भाषा के कवियों में बिठाया जाएगा जिस भाषा में वो सबसे ज़्यादा प्रवीण होगा। लेकिन अगर कोई कवि ऐसा भी है जो सभी भाषाओं में बराबर विद्वान है, सभी भाषाओं पर उसका बराबर का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस कवि को पूरी आज़ादी थी कि वह जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। आगे है संस्कृत कवियों के पीछे वैदिक, दार्शनिक, पौराणिक, स्मृति शास्त्री, वैद, ज्योतिषी आदि का स्थान रहेगा। पूर्व की ओर प्राकृत भाषा के कवि रहेंगे, पश्चिम की ओर अपभ्रंश भाषा के कवि और उनके पीछे चित्रकार, लेपकार, मणिकार, जोहरी, सुनार, बढ़ई, लोहार आदि का स्थान होना चाहिए। दक्षिण की ओर पैशाची भाषा के कवि और उनके पीछे वैश्या, वैश्य लंपट, रस्सी पर नाचने वाले नट, जादूगर, जंभक, पहलवान, सिपाही आदि का स्थान निर्दिष्ट रहेगा। अब यहाँ पे क्या गया कि दरबार में हर किसी के लिए जगह तय कर दी गई। संस्कृत कवियों के पीछे वेदों और पुराणों के जानकार बैठेंगे, वहीं पूर्व दिशा में जो है प्राकृत भाषा के कवि, फिर पश्चिम दिशा में अपभ्रंश के कवि और उनके साथ साथ कलाकार, कारीगर, चित्रकार और सुनार ये सब बैठेंगे। और वहीं दक्षिण दिशा की बात करें तो वहाँ पे पैशाची भाषा के कवियों के साथ जो है मनोरंजन करने वाले लोग जैसे कि हो गया नट, जादूगर, पहलवान, इन सब के बैठने की जगह होती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही राज दरबार में कवि उपस्थित रहते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति के जानकार विद्वानों का मत है कि राजसभा में 7 अंग होने चाहिए। इसमें कवियों का होना भी आवश्यक है और ये अंग कौन कौन से हैं? विद्वान, कवि, भाट, गायक, मसखरे, इतिहासज्ञ और पुराणज्ञ। अब ये जो सब इन्होंने बातें बताई इसमें कहा कि कवियों का जो दरबार है उसमें इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। कवियों का दरबार में होना ये कोई नई बात नहीं थी। यहाँ पे ये बहुत पुराना रिवाज था क्योंकि जो पुराने विद्वान थे उनके अनुसार एक आदर्श राजसभा बताई गई थी कि एक आदर्श राजसभा कैसे होनी चाहिए और उसमें ये स्पष्ट था कि एक आदर्श जो राजसभा है उसके 7 मुख्य अंग यानी कि 7 हिस्से होने चाहिए। इसमें एक विद्वान हो, कवि हो, ठीक है, उनके साथ साथ गाने वाले भी हो, फिर मनोरंजन करने के लिए मसखरे होने चाहिए और इतिहास व पुराण को जानने वाले लोग भी होना चाहिए। तो ये सब जो है ये हमें पहले से ही पता चलता है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि राजा भोज की सभा में 9 महान विभूतियां विराजमान थी जिनमें कालिदास का जिक्र भी आता है। इसी तर्ज पर अकबर के 9 रत्न भी प्रसिद्ध हैं। बीरबल, अब्दुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हमाम और दरबार का फारसी कवि फैजी। तो जो इतिहास में राजा भोज जो है वो बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी जो सभा थी इसमें हमें 9 बहुत महान विद्वान देखने को मिलते हैं जिनमें से एक कौन से थे? कालिदास। तो यहाँ ध्यान रखना कि राजा भोज की सभा में थे ये कालिदास। और ठीक इसी तरह अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य में जो अकबर था इनके भी 9 रत्न बहुत मशहूर थे जिसमें कि बीरबल, तानसेन, रहीम, इन विद्वानों के साथ साथ फारसी के राजकवि जो फौजी हैं वो भी शामिल थे अकबर के दरबार में। उत्तर मध्यकाल में चूंकि फारसी जो है वो राजभाषा थी इसीलिए फारसी कवियों का महत्व अधिक था। हालांकि छोटे छोटे राज्यों में ब्रज भाषा के भी कवि उचित सम्मान पाते थे। तात्पर्य यह है कि इस काल के कवियों का संबंध राज दरबार से बराबर बना रहा और भक्ति काल के समाप्त होते होते कुलीन वर्ग में इन दरबारी कवियों का महत्व बढ़ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया जो उत्तर मध्यकाल है यानी कि रीतिकाल, इस समय जो सरकारी कामकाज था वो सब फारसी भाषा में होता था, यानी कि उस समय जो राजभाषा थी वो फारसी थी। इसीलिए जो फारसी लिखने वाले कवि थे वो दरबार में सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं को मिलती थी। लेकिन क्योंकि उन्हें मिलती थी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी जो है पीछे थी। अभी तो क्या था कि जो छोटे छोटे राज्य थे और देशी राजाओं जो थे उन सभी के यहाँ ब्रजभाषा के कवियों को भी पूरा सम्मान और मान मर्यादा इस समय में मिलती थी। कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि इस पूरे दौर में कवियों का जो दरबार था वो कवियों से बहुत गहरा संबंध रखता था। जैसे जैसे भक्तिकाल खत्म होता गया और रीतिकाल जो है वो शुरुआत होती गई इसकी, तो उस समय समाज में जो ऊंचे और अमीर वर्ग में इन दरबारी कवियों को इज्जत दी और इनकी ज़रूरतें जो है यहाँ पर बढ़ती गई। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है यही खत्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।